नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुतिजा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने एलपीजी और नेचुरल गैस सप्लाई को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी की कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया है कि कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर कुछ असर जरूर पड़ा था, लेकिन अब उससे करीब 70% तक बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार प्राथमिकता के आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नेचुरल गैस की 100% आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। सुजाता शर्मा ने यह भी जानकारी दी है कि जिन राज्यों में पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्होंने अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया है। ऐसे राज्यों को 10% अधिक कमर्शियल एलपीजी आवंटित की जा रही है ताकि गैस वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त एलपीजी सप्लाई दी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा ना हो और गैस उपलब्धता सुचारू रूप से बनी रहे। मैनेजमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीरियड ऑफ बुकिंग को अर्बन और रूरल एरियाज में इंक्रीज किया है। इसके अलावा डाइवर्जन को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना। अगर आपको याद हो तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि हम डीएसी को 90% तक ले जाएं और वी आर ऑलरेडी एट 92%। इन्हीं सभी कदमों के चलते डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई सामान्य रूप से चल रही है। कोई भी ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कमर्शियल सप्लाईज जैसा कि आप जानते हैं अफेक्टेड है, परंतु 70% तक रेस्टोर की जा चुकी है। और अगर हम पिछले 5 दिनों का डाटा लें तो लगभग 7,000 टन पर डे के हिसाब से कमर्शियल एलपीजी की भी सेल की जा रही है। ऑटो एलपीजी लास्ट एक हफ्ते में लगभग 350 टन पर डे का सेल है एंड यही सेल फरवरी के महीने में लगभग 177 टन पर डे था। इसके अलावा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी जैसा आप जानते हैं इंक्रीज की जा चुकी है और 3 अप्रैल से लगभग 7,000 अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इन कैंपों में लगभग 1 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। कल भी इतवार के दिन भी लगभग 3,360 5 किलो के सिलेंडर सेल हुए हैं लगभग 220 कैंपों के अंदर और 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 18,45,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई। तो वही मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां हजारों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर 50% आरक्षण की मांग उठाई है। हिंदू मजदूर किसान समिति के बैनर तले निकाले गए इस जुलूस में महिलाओं ने नगर में मोर्चा करते हुए जोरदार नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिससे मंत्री कपिल देव अग्रवाल को दिया गया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का साफ कहना है कि उन्हें 10 या 33% तक नहीं बल्कि पूरी 50% हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और संगठन की महिला नेताओं ने मांग की है कि महिला आरक्षण बिल को दोबारा संसद में लाकर लागू किया जाए। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी महिलाओं के इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि ये सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है और आने वाले समय में यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल इस मुद्दे ने एक बार फिर से महिला प्रतिनिधित्व और राजनीति भागीदारी को लेकर बहस तेज कर दी है। हमारी मांग है ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये जो महिला आरक्षण बिल संसद में गिराया गया, इसको वापस से संसद में लाया जाए, पास किया जाए और महिला को जो हिस्सेदारी है 50% की वो दी जाए। इसकी लापरवाही मानते हैं जैसे बिल गिराया गया, इसमें सबकी जो संसद में बैठे हैं सबकी लापरवाही है, सबकी मिली भगत है। 2023 में पास हो चुका था, फिर दोबारा इसमें संशोधन की क्यों बात आई? ये तो ये लोग जाने ना क्यों बात आई। पास हो चुका, फिर ग्राम प्रधान से लेकर संसद में महिला क्यों नहीं है 50%? ये केवल बहस करते हैं, बकवास करते हैं, लागू नहीं करते। मैं यहाँ लाला लाजपत राय चौक मुजफ्फरनगर में हूँ और हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये हजारों की संख्या में मातृशक्ति जो पूज्य गुरुदेव चंद्र मोहन जी, जो क्रांति गुरु के नाम से जिनकी प्रतिष्ठा है और जो युवाओं में नशे से मुक्ति के लिए जाति भी संगठन बनाने के लिए काम करते हैं, ऐसे हजारों की संख्याएं महिलाएं तपती धूप के अंदर एकत्र होकर मार्च पास करती हुई यहाँ लाला लाजपत राय चौक तक पहुंची हैं
और जिस प्रकार से लाला लाजपत राय जी ने क्रांति का बिगुल बजाने का अंग्रेजों के खिलाफ किया, उसी प्रकार से इन महिलाओं ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है महिलाओं को अपमानित करना, उनके सम्मान को तार तार करना, और जिस प्रकार से महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरण हुआ, उसी प्रकार से इन महिलाओं के सम्मान का भी हरण उन समाजवादी पार्टी के लोगों ने, सांसदों ने, कांग्रेस ने। तो वही ग्रेटर नोएडा के जू 2 सेक्टर में आरडब्ल्यूए की नवगठित टीम को दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने शपथ दिलाई है। इस दौरान अध्यक्ष कैप्टन वीरेंद्र सिंह, महासचिव मनोज कुमार और राजपूत और कोषाध्यक्ष आशीष शर्मा और औपचारिक रूप से निर्वाचन पत्र भी सौंपे गए। कार्यक्रम के बाद आयोजित चौपाल में सैकड़ों सेक्टर वासियों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं सामने रखी। निवासियों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से सेक्टर का मुख्य गेट नहीं बना है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लोगों की मांग है कि नया गेट जू 1 की और बनाया जाए, क्योंकि वर्तमान की गेट घोड़ी बछेड़ा गांव के सामने होने के कारण हादसे का खतरा बना रहता है। इसके अलावा सेक्टर में बाजार जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी प्रमुख मुद्दा रहा है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहीं करीब 14 पार्क होने के बावजूद उनमें बच्चों के लिए झूले और अन्य सुविधाएं नहीं है। आवारा पशुओं और कुत्तों का मुद्दा भी गंभीर रूप से उठाया गया। निवासियों के अनुसार पिछले 15 दिनों में 30 से अधिक लोगों को कुत्ता ने काटा है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पर लोगों ने खुद अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही बुजुर्ग के लिए बेंच, बेहतर सफाई व्यवस्था और सेक्टर में बाजार विकसित करने की भी मांग उठाई गई है। मैं मास्टर सतीश पीलवान D10 अवंती हूँ और मैं इस सेक्टर की एक बहुत प्रमुख समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि वेंडर मार्केट जोन में अभी हमारी वेंडर मार्केट चालू नहीं है। इस लोगों को उस सेक्टर से बाहर जाना पड़ता है सब्जी के लिए, अन्य किसी भी सामान के लिए। कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है। तो मेरा ये भी प्राधिकरण से टेंडर के माध्यम से या RW को अनुमति दें कि यहाँ हम टेंडर जारी करें और यहाँ पे जो मार्केट चालू की जाए। मौजूदा न्यू कार्यकारिणी सेक्टर अध्यक्ष कैप्टन वीरेंद्र सिंह जू 2। हमारी कुछ एक मुख्य समस्याएं इस प्रकार से है जो सेक्टर के काफ़ी अहमियत वाले मुद्दों में आती हैं। जैसे कि अब हमारे सेक्टर में गाय, सांड ये आए दिन आपस में लड़ते रहते हैं। इससे हमारी गाड़ियों के ऊपर और बाकी बच्चों को काफ़ी खतरा रहता है। इनकेस कोई ये हादसा हो जाता तो इसकी भरपाई हम करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, आपने भी एक अनुभव किया होगा, सेक्टर का जो हमारा निकास द्वार है या जो एंट्री गेट है, उस पे अभी जिस तरीके की हालत है वो काफ़ी पुराने ज़माने के पुराने ख्यालातों की व्यवस्थाएं हैं। उनको बदल के हमें कहीं ना कहीं एक आधुनिकता के दौर में हमें चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, सुसज्जित करना पड़ेगा और उसके लिए गेट का सौंदर्यीकरण हो, चाहे उसके अलावा और बाकी अन्य सुविधाएं हो सौंदर्यीकरण के परिप्रेक्ष्य में, वो भी हमें ध्यान से इस चीज़ को आगे ले जाकर करनी पड़ेगी। तो वही नोएडा के सेक्टर 6 स्थित थाना फेज 1 क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आग की तीव्रता के कारण राहत कार्य में कठिनाइयां आ रही है। प्रशासन ने आसपास के इलाके में सतर्कता बढ़ा दी और सुरक्षा के लिहाजा से लोगों को फैक्ट्री क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और जांच जारी है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो एक ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में स्कूली बच्चों को गंभीर चोटें आई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के अनुसार वैन में कई स्कूल छात्र सवार थे जो स्कूल जा रहे थे। अचानक वाहन के अनियंत्रित होने से वो सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई और पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। घायल बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिस पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वैन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में वाहन के नियंत्रण खोने की वजह से तकनीकी खराबी या चालक की लापरवाही मानी जा रही है। हालांकि पुष्टि
जांच के बाद ही होगी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है और परिवार को सूचना दे दी है। तो वही पिकुल्ला क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। वही बड़ी संख्या में एकत्रित महिलाओं ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया है और सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने से बिजली बिल में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आम परिवार को अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उनका कहना है कि बिना स्पष्ट जानकारी और सहमति के मीटर बदले जा रहे हैं, जो पूरी तरह अनुचित है। महिलाओं ने मांग की है कि जब तक उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया जाता है, तब तक प्रक्रिया रोकी जाए। प्रदर्शन के चलते इलाके में यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है और सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया है। पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं से बातचीत कर उन्हें शांत करने की कोशिश की है। काफी देर चली समझाइश के बाद प्रशासन की ओर से मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और यातायात सामान्य हो सका। हालांकि महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। थाना प्रभारी मनीषा चौहान ने बताया है कि स्थिति को शांतिपूर्ण नियंत्रण कर लिया गया है और जाम खुलवाकर यातायात बहाल कर दिया गया है। तो वही भैसानी इस्लामपुर में एनसीईआरटी पुस्तक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक किसान मजदूर संगठन ने जिला उपाध्यक्ष और युवा जिला उपाध्यक्ष के आवास पर हुई, जिसमें गांव के कई गणमान्य लोग शामिल हुए और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉक्टर राव आसिफ ने निजी स्कूलों की मनमानी पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कई स्कूल एनसीईआरटी पुस्तकें के बजाय महंगी किताबों और अतिरिक्त सामग्री खरीदने का दबाव अभिभावकों पर डालते हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा स्थिति में आम परिवारों के लिए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना कठिन होता जा रहा है। बैठक में मौजूद ग्रामीणों ने एक स्वर में मांग की है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए और एनसीईआरटी किताबों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ताकि सभी बच्चों को समान और सस्ती शिक्षा मिल सके। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि यदि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक नहीं लगी तो शिक्षा महंगी होती जाएगी और इसका सीधा असर गरीब वर्ग पर पड़ेगा। बैठक में इस मुद्दे को लेकर आगे प्रशासनिक स्तर पर आवाज उठाने की भी निर्णय लिया गया है। तो वही थाना भवन मंडी में गेहूं क्रय केंद्रों की अव्यवस्था ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सरकारी दावों के विपरीत जमीनी हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं, जहां क्रय केंद्रों को किसानों के लिए राहत की बजाय परेशानियों का कारण बताया जा रहा है। मंडी समिति के संचालित 2 गेहूं क्रय केंद्र, एक भारतीय खाद्य निगम और दूसरा राज्य सरकार का, दोनों ही जगह व्यवस्थाएं लाचार बताई जा रही है। किसानों का आरोप है कि रात 10 बजे से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लगातार कतार लगाकर खड़े रहे हैं, लेकिन सुबह तक भी उनकी फसल की तौल शुरू नहीं हो सकी। किसानों ने बताया है कि केंद्रों पर ना तो पानी व्यवस्था है और ना ही बैठक की सुविधा है, जिससे खुले आसमान के नीचे रात भर इंतजार करना पड़ रहा है। इससे किसानों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश देखा गया। एचसीआई केंद्र प्रभारी संघर्ष कुमार ने बताया है कि उन्हें एक अन्य केंद्र की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जिसके कारण व्यवस्था प्रभावित हुई। वही राज्य सरकार के केंद्र प्रभारी विजय सिंह से संपर्क नहीं हो सका है। किसानों का कहना है कि जब सरकार गेहूं खरीद को लेकर बड़े बड़े दावे करती है तो जमीनी स्तर पर ऐसी लापरवाही गंभीर सवाल खड़े करती है। अब किसान ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन जल्द सुधार करेगा और जिम्मेदारी पर कार्रवाई होगी। तो वही मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह के दौरान हाईवे पर हुए हुड़दंग का मामला सामने आया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। मामला मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाला क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बारात में शामिल हुए कुछ युवकों ने गाड़ियों की छतों पर चढ़कर न केवल जमकर आतिशबाजी की, बल्कि नोटों की बरसात भी की। जानकारी के अनुसार ये घटना 18 अप्रैल की रात की है, जब देवबंद से एक बारात दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर स्थित रॉयल फार्म हाउस में पहुंची। इसी दौरान कुछ युवकों ने नियमों की अनदेखी करते हुए हाईवे पर गाड़ियों की छतों से आतिशबाजी शुरू कर दी, जिससे सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। पुलिस ने संबंधी वाहनों को ट्रेस कर लिया है और जल्द ही कार्रवाई
की बात कही जा रही है। इस मामले पर सीईओ ने नई मंडी राजकुमार साहब ने बताया है कि वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र स्थित ककराला कॉलोनी में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की ये घटना डूब क्षेत्र में स्थित कबाड़ गोदाम में लगभग आधे घंटे पहले हुई थी, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक आग पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। बताया जा रहा है कि कबाड़ का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार आग तेजी से फैली और पूरे इलाके में धुआं फैल गया है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही करीब 15 मिनट के भीतर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है और जांच जारी है। प्रशासन की ओर से अतिरिक्त फायर टेंडर भेजे जाने की तैयारी की जा रही है ताकि आग पर जल्द काबू पाया जा सके। तो वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ट्रकों से माल ढुलाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ट्रकों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर परिवहन विभाग को गुमराह करते थे और अवैध तरीके से माल ढुलाई कर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे। पुरकाजी थाना पुलिस की कार्रवाई ने 2 ट्रकों को भी जब्त किया गया है, जिन पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों में साजिद, इख्तार और फुरकान शामिल है। पुलिस ने के अनुसार आरोपी लंबे समय से इस अवैध गतिविधियों में शामिल थे और जांच में कई और खुलासे होने की संभावना है। इस पूरे मामले का खुलासा क्षेत्र अधिकारी सदर डॉक्टर रवि शंकर ने किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इसी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। ट्रक पर नंबर प्लेट की अदला बदली करके फर्जी तरीके से और उनका अवैध रूप से कुछ परिवहन करने की और ट्रक चालकों और उनके मालिकों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पुरकाजी पर टीमों का गठन किया गया और टीमों द्वारा शीघ्रता से कार्रवाई करके 2 ट्रक को पकड़ा, जिनमें UK 17 CA करके नंबर दोनों ट्रकों पे सेम लगा हुआ था। और बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि एक पुरकाजी कस्बे के रहने वाले हैं फुरकान, जिनका एक ट्रक है जिसका नंबर दूसरे उनके रिश्तेदार रुड़की के रहने वाले हैं, उनके ट्रक पर भी सेम नंबर डला हुआ था। दोनों ट्रकों को कब्जे में ले लिया गया और तत्काल एक अभियोग पंजीकृत कराया गया सुसंगत धाराओं में और टीम द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यही कस्बा पुरकाजी के रहने वाले गुफरान इस्तेकार और एक इसका ड्राइवर और तीनों लोगों को विभिन्न कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें जो अन्य लोग भी आएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी जांच की जा रही है कि लोग क्या GST बचाने के लिए और क्या करने के लिए किन किन कारणों से ये लोग ऐसा काम करते थे। और इनसे जब पूछताछ की गई तो प्रारंभिक तौर पर इन्होंने ये भी बताया कि जो वहाँ के रुड़की वाला ट्रक है उसका किस्त टूट गई थी, इस कारण इन्होंने नंबर प्लेट किया है। लेकिन इसके समस्त तथ्यों पर गहनता से जांच की जा रही, जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार विवेचनात्मक कार्रवाई संपूर्ण। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।